हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बैच विलेजों में। आई होप दोस्तों आप सब अच्छे होंगे और अपने अपनी तैयारी को ज़बरदस्त तरह से कर रहे होंगे। दोस्तों आज का हमारा वीडियो जो है ना, ये हमारा चैप्टर 2, जिसका चैप्टर का नाम क्या है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, इससे रिलेटेड हम लोग आज देखने वाले हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अपकमिंग एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों आपका जो एग्जाम का पैटर्न है आपको पता ही होगा, ठीक है। क्लास 9, 11 एंड 8 इनका एग्जाम का पैटर्न क्या है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न होने वाला है। तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे बहुत अच्छे से कमांड करना है। सभी सब्जेक्ट्स का चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कमांड करना चाहिए, ठीक है। तो हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको सभी सब्जेक्ट्स का, ठीक है, चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। उसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आज का टॉपिक हमारे क्या है, चैप्टर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, इससे रिलेटेड हम लोग आज का टॉपिक में बहुत अच्छे से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझेंगे, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो का अंत तक जरूर बने रहें, ताकि वीडियो का अंत तक आपको बहुत अच्छा आपको नॉलेज मिलने वाली है, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को भी अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का हेल्प मिल सके। तो चलिए आइए, सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिख रहा है कि स्क्रीन पे, ठीक है। पहला क्वेश्चन को क्या लिखा है, निम्न में से कौन सा शुद्ध पदार्थ नहीं है। यहाँ पे शुद्ध पदार्थ नहीं है की बात कही गई है और ऑप्शन पर आपको दिया हुआ है लोहा, जल, चीनी, मिट्टी युक्त पानी, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों शुद्ध पदार्थ होता है क्या है, ये आपको जानना जरूरी है। चलिए देखिए शुद्ध पदार्थ क्या है, यहाँ पे आप परिभाषा देख सकते हैं शुद्ध पदार्थ का। शुद्ध पदार्थ क्या है, ऐसे पदार्थ जो एक जैसी प्रकृति वाले गुणों से बने होते हैं शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा, चीनी, पानी आदि, ठीक है। परिभाषा से हमें क्या समझ में मिली दोस्तों, परिभाषा हमें ये समझा रही है कि शुद्ध पदार्थ क्या है, जिसमें एक ही प्रकृति, एक जैसी प्रकृति, वैसे पदार्थ जिनमें एक जैसी प्रकृति पाई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लोहा, ठीक है। अगर बात करें हम लोहा को, अगर हम एक लोहे को 2 टुकड़े में विभाजित कर दे, क्या उसमें लोहे की गुण का कोई भिन्नता आएगी, क्या लोहा का गुण कम हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, ठीक है। एक और एग्जाम्पल जैसे हमारा चीनी का, अगर हम चीनी का 2 टुकड़ा कर देते हैं, फिर चीनी को हम चूर्ण बना देते हैं, तो क्या चीनी का जो गुण है, मीठापन का, चीनी का जो गुण है, मिठास का गुण जो है, क्या चीनी का मिठास ये गुण कम हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं कम होगा। चीनी का जो मीठापन है, चाहे उसको आप चूर्ण बना लिए या फिर आप घोल दीजिए, चीनी का मीठापन ही रहेगा, ठीक है। उसका मिठास वैसे ही रहेगी। इसका कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, शुद्ध पदार्थ क्या होता है हमारा, जिसकी प्रकृति अलग नहीं होती है, एक ही जैसी प्रकृति हमेशा विद्यमान रहती है, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन में दिया हुआ है इस पे आते हैं। हमारा ऑप्शन से हमारा क्वेश्चन क्या था कि कौन सा शुद्ध पदार्थ नहीं है, तो ऑप्शन में हमारे क्या क्या दिया है, लोहा, जल, चीनी, ये तीनों हमारे क्या है, शुद्ध पदार्थ है। और ऑप्शन डी में आपको क्या दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन डी में आपको दिया है मिट्टी युक्त पानी, ठीक है। मिट्टी युक्त पानी हमारा शुद्ध पदार्थ नहीं है, क्योंकि इसमें मिट्टी और पानी का मिलाप है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर होगा, मिट्टी युक्त पानी हमारा शुद्ध पदार्थ नहीं है। क्लियर, आई होप आपको समझ में आई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछा है, निम्न में से कौन सममांगी मिश्रण है। सममांगी मिश्रण, तो सममांगी मिश्रण होता क्या है ये आप जान लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। सममांगी मिश्रण का यहाँ पे परिभाषा दी गई है। चलिए सममांगी मिश्रण को पढ़ते हैं। क्या है सममांगी मिश्रण, वह मिश्रण जिसमें मिश्रित पदार्थ के अवयव समान रूप से मिले होते हैं तथा जिन्हें आसानी से अलग नहीं किया जा सकता, सममांगी मिश्रण कहते हैं। सममांगी मिश्रण का अर्थ ये होता है दोस्तों, 2 पदार्थों का मिश्रण जो पूरी आपस में क्या हो जाए, मिल जाए, ठीक है ना, जिनके अवयव पूरी मिल जाए, जिनके अवयव को हम आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं, है ना। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, जैसे नमक और पानी का घोल। क्या आप नमक और पानी का घोल से आप उस घोल को देख के बता सकते हैं कि इसमें कितनी मात्रा में नमक है, कितनी मात्रा में पानी है, आप बिल्कुल भी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि नमक और पानी का जो घोल है वो पूरी मिल जाता है दोस्तों, ठीक है ना, उनके कण पूरी मिल जाते हैं। तो ये क्या है, एक सममांगी मिश्रण है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है आपका, चीनी और पानी का घोल। चीनी और पानी का घोल में भी हम ये नहीं बता सकते हैं कि चीनी का कण कौन सा है, पानी का कण कैसा है, उनके कणों को हम अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो सममांगी मिश्रण क्या होता है, ऐसे मिश्रण जिनके अवयव पूरा समान रूप से, है ना, जिनके अवयव समान रूप से मिले होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सममांगी मिश्रण कहते हैं। तो चलिए आइए अब हम देखते हैं ऑप्शन को, देखते हैं कि ऑप्शन में हमें क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन हमारे क्या है, निम्न में से कौन सममांगी मिश्रण है। ऑप्शन क्या क्या दिया है, नमक चीनी का मिश्रण, पानी रेत का मिश्रण, नमक का जलीय विलयन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पे जो है ना, हमारा
ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों ही हमारा यहाँ पे सही है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन पे थोड़ा सा गलत हो गया है देने में। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑप्शन ए हमारा नमक चीनी का मिश्रण है, ये भी हमारा सही है और ऑप्शन सी भी सही है। हमारा कौन सा नहीं है, तो है हमारा पानी और रेत का जो मिश्रण है, ये हमारा क्या होगा दोस्तों, सममांगी मिश्रण नहीं होगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या था, निम्न में से कौन सममांगी मिश्रण है, तो नमक और चीनी का मिश्रण, ये दोनों ही हमारे क्या है, सममांगी मिश्रण है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन पे गलत हो गया होगा, आप यहाँ पे ऑप्शन चेंज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, हाँ, लेकिन आपको क्या करना है, इन सभी क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लेना है और सारा क्वेश्चंस का आपको देख सकते हैं, हम नोट्स भी बनाया हुआ है, तो नोट्स को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, निम्न में से कौन यौगिक है। यौगिक की आपको बात कहा गया है, कौन यौगिक है। एच फॉर हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन एक यौगिक है। एल्युमिनियम एक यौगिक है। Na मतलब सोडियम, सोडियम एक यौगिक है। या फिर NaCl सोडियम क्लोराइड एक यौगिक है। तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि यौगिक होता क्या है। ठीक है, तो चलिए आइए यौगिक का हम लोग परिभाषा देख लेते हैं और यौगिक को समझते हैं। यौगिक क्या है दोस्तों, दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग द्वारा बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों का एक संयोग होता है यौगिक। यौगिक क्या है, दो या दो से अधिक तत्वों को जो मिला देते हैं, रासायनिक संयोग के आधार पर जो पदार्थ बनते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे यौगिक कहते हैं। जैसे कि NaCl में आपको दो तत्व नजर आएंगे, क्या क्या, Na का मतलब क्या होता है दोस्तों, सोडियम, और Cl का मतलब क्या होता है, क्लोरीन। तो ये सोडियम और क्लोरीन मिलकर क्या बनाया है, सोडियम क्लोराइड बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दो तत्व क्या है, सोडियम और क्लोरीन है। तो दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिला गया है। ठीक है, तो ये क्या नाम निर्माण किया, यौगिक का निर्माण किया। दूसरा एग्जाम्पल क्या है हमारा, NaOH का मतलब क्या हो दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या क्या मिला हुआ है, आप देख सकते हैं Na मिला हुआ है, O फॉर ऑक्सीजन है, H फॉर हाइड्रोजन है, OH मतलब हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा पूरा मिलके हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया है। ठीक है, तो सोडियम और हाइड्रोक्साइड मिलके सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किया। तो ये यहाँ पर भी क्या है, आपका दो तत्व है। ठीक है, आ जाते हैं HCl में। HCl क्या दोस्तों, हमारे HCl भी है कि यौगिक है, क्योंकि इसमें हमारा हाइड्रोजन और क्लोरीन है। ठीक है, तो यौगिक किसे कहते हैं ना, जिसमें दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलकर क्या बनाते हैं, एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम ऑप्शन पे। हमारा क्वेश्चन क्या था, निम्न में से कौन यौगिक है। ठीक है, जैसे ऑप्शन में यहाँ पे H लिखा, हाइड्रोजन में कोई और दूसरा तत्व मिला हुआ नहीं है, तो इसलिए ये हमारा यौगिक नहीं है। एल्युमिनियम, Al क्या होता है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम में भी हमारा कोई दूसरा तत्व नहीं है, इसलिए एल्युमिनियम भी हमारा यौगिक नहीं है। सोडियम भी हमारा यौगिक नहीं है, क्योंकि इसके साथ और कोई और दूसरा तत्व नहीं है। अब आते हैं हमारा बचा क्या, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में आप देख सकते हैं NaCl लिखा हुआ है, तो NaCl में दोस्तों सोडियम और क्लोराइड है ना, सोडियम और क्या है, क्लोरीन है। तो सोडियम और क्लोरीन मिलकर क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड बनाया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि NaCl जो है हमारे क्या है, यौगिक का उदाहरण है। ठीक है, आई समझ में, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है, नमक और पानी के मिश्रण में कौन विलायक है। अब यहाँ पे वर्ड आया जो विलायक, आपको विलायक के बारे में थोड़ा समझना जरूरी होता है। तो चलिए विलायक के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, क्या है हमारे विलायक। विलायक क्या है दोस्तों, विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, उसे विलायक कहते हैं। देखिए विलायक क्या होता है, जैसे दोस्तों फॉर एग्जाम्पल नमक और पानी का अगर मिश्रण में हम बात करें, इसमें विलायक कौन होगी, जिसकी मात्रा अधिक होती है। तो नमक और पानी के विलयन में दोस्तों किसकी मात्रा अधिक होती है, पानी की मात्रा अधिक होती है ना। क्या हम 1 किलो नमक में 1 बूंद अगर पानी डालेंगे तो क्या उसका विलयन बन सकता है, बिल्कुल भी नहीं है। ये संभव नहीं हो सकता कि हम 1 किलो नमक में 1 बूंद पानी डाल कर उसका विलयन बनाएं। ठीक है, हमारा संभव कब होगा, जब हम पानी की मात्रा को अधिक करेंगे। इसका कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि विलायक क्या होता है, जिसकी मात्रा अधिक होती है और जो हमारा क्या कहते हैं, दूसरे घटकों को विलयन में मिलाता है। ठीक है, क्या है विलायक, विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है। ठीक है, और जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन दिया था क्या था कि नमक और पानी के मिश्रण में कौन विलायक है, तो पानी हमारा विलायक है, क्योंकि पानी की मात्रा हमारा ज़्यादा होना चाहिए, तभी हम नमक को पानी में मिला सकते हैं। ठीक है, अगर हम नमक को ज़्यादा लेंगे पानी कम लेंगे तो हम नमक को पानी में बिल्कुल भी नहीं मिला सकते हैं, उसका विलयन नहीं बन सकता। ठीक है, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पूछा है, नमक और पानी के मिश्रण में कौन विलेय है। जैसे हमने विलायक को समझा, अब हमें समझने की बारी है विलेय क्या होता है। तो चलिए थोड़ा सा हम विलेय को समझ लेते हैं। ठीक है, विलेय जस्ट उसका अपोजिट है।
जिस प्रकार विलायक में क्या था, विलायक उस पदार्थ को कहते हैं जिसकी मात्रा अधिक होती है। और विलेय, विलेय क्या है, देख सकते हैं विलेय क्या है, विलेय विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा कम होती है और जो विलयन में घुला हुआ होता है उसे विलेय कहते हैं। नमक और पानी का मिश्रण में दोस्तों विलेय कौन होगा, तो विलेय का नमक होगा, क्योंकि नमक हम कम लेते हैं। चलिए यहाँ पे आते हैं, क्वेश्चन में आते हैं, क्या लिखे हैं, नमक और पानी के मिश्रण में कौन विलेय है, तो नमक और पानी के मिश्रण में जो है ना, नमक आपका क्या है, विलेय है, क्योंकि नमक की मात्रा कम होती है और पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, क्लियर हो रही है, समझ में आ रही है। चलिए अभी आते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है, निम्न में से कौन निलंबन का उदाहरण है। निलंबन, निलंबन जो वर्ड आया, ये निलंबन क्या है इसे भी हम लोग समझ लेते हैं। चलिए फटाफट से निलंबन को हम लोग समझते हैं। आपका निलंबन की परिभाषा क्या है, चलिए देख लेते हैं। निलंबन क्या है, वह विषमांगी मिश्रण जिसमें विलेय के कण पूर्ण रूप से विलयन में घुलते नहीं है, निलंबन कहलाते हैं। विलेय का जो कण है पूर्ण रूप से विलयन में नहीं घुलता है, उसे हम क्या कहते हैं, निलंबन कहते हैं। जैसे कागज के टुकड़े और पानी का मिश्रण। दोस्तों आप देखे होंगे, अगर हम पानी में कागज के टुकड़े डाल देते हैं तो क्या कागज जो है पानी में पूर्णतः मिल सकता है, बिल्कुल नहीं है, संभव नहीं है कि कागज पानी में पूर्णतः मिल जाए। तो इस प्रकार के विलयन को हम क्या कहते हैं, निलंबन कहते हैं। ठीक है, जैसे बुरादा और जल का मिश्रण, चौक पाउडर और जल का मिश्रण। अगर चौक पाउडर को हम पानी में मिला दें तो चौक का जो पाउडर है वो पानी में पूर्ण रूप से नहीं मिलता है, ऊपर ही तैरते रहता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार का मिश्रण को हम क्या कहते हैं दोस्तों, निलंबन कहते हैं। ठीक है, तो आपका सवाल क्या था, सवाल पे आते हैं। आपका सवाल था कि निम्न में से कौन निलंबन का उदाहरण है। निलंबन का उदाहरण आपको बताना है। क्या क्या एग्जाम्पल दिया है, नमक और पानी का घोल, बिल्कुल नहीं दोस्तों, नमक और पानी का घोल निलंबन नहीं हो सकता है, क्योंकि नमक और पानी का घोल पूर्ण रूप से मिल जाता है। ठीक है ना, पूरा पूरी मिल जाता है, तो ये हमारा नहीं होगा। चीनी और पानी का घोल, बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये भी हमारा नहीं होगा। अब आते हैं हमारा ऑप्शन सी में, क्या लिखा है, ऑप्शन सी में लिखा है चौक पाउडर और जल का मिश्रण, बिल्कुल ये हमारा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चौक पाउडर और जल का मिश्रण। ऑप्शन डी में क्या लिखा है, इनमें से कोई नहीं, तो ये हमारा नहीं हो सकता। चौक पाउडर और जल का मिश्रण हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि चौक पाउडर और जल का मिश्रण पूर्ण रूप से नहीं मिलता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार क्या हम कर सकते हैं, निलंबन का उदाहरण क्या है, चौक पाउडर और जल का मिश्रण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन 7 में आपसे क्या पूछा है, शक्कर को पीसकर चूर्ण बनाना कौन सा परिवर्तन है। अब परिवर्तन के बारे में आपको जानना होगा दोस्तों। हमारे अगर हम देखें साइंस के भाषा में, तो साइंस की भाषा में दो परिवर्तन होते हैं, हमारे जीवन में भी दो परिवर्तन होता है। एक होता है क्या, भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे जो हम क्वेश्चन है आपका, शक्कर को पीसकर चूर्ण बनाना कौन सा परिवर्तन है, तो शक्कर को पीसकर चूर्ण बनाना ये हमारा भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, अब ये भौतिक परिवर्तन कैसे है, चलिए आइए भौतिक परिवर्तन को हम लोग समझते हैं। देखिए भौतिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन है क्या, भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ऐसा परिवर्तन जो परिवर्तन होने के बावजूद भी नया पदार्थ का निर्माण ना करे उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे क्या लेंगे, जैसे चौक को पीसकर चूर्ण बनाना। अगर हम एक चौक को चूर्ण बना देते हैं तो क्या चौक का जो गुण है क्या उस गुण में परिवर्तन हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। चौक को पीसकर चूर्ण बनाने के बाद हम पुनः उस पीसे हुए जो चूर्ण है, पुनः उस पीसे हुए चूर्ण से हम चौक का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, जैसे शक्कर को पीसकर चूर्ण बनाना, हम चीनी को अगर पीस के चूर्ण बना देते हैं तो क्या चीनी के मिठास में कमी आ जाएगी, बिल्कुल भी नहीं कमी आएगी, जो उसका गुण है उसका गुण वही रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार चीनी में कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। ठीक है, चीनी को चूर्ण बनाने से भी कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, इसलिए चीनी का चूर्ण बनना क्या होगा दोस्तों, हमारा भौतिक परिवर्तन होगा। और एक से जब क्या है, पानी का भाप बनना। जी हाँ दोस्तों, पानी का भाप बनना भी हमारे क्या भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि पानी का भाप बनना, भाप से हम फिर पूर्ण रूप से पानी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए होंगे जैसे चाय अगर गर्म की जाए, चाय को अगर गर्म करते हैं और अगर हम उसको ढक के गर्म कर रहे हैं तो उसके जो ढक्कन है वहाँ पे पानी की बूंदें ऊपर में रह जाती है, वो भाप जो है ना पानी के बूंद का रूप ले लेती है। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि पानी का भाप बनना भी हमारे क्या है, भौतिक परिवर्तन है, भाप से हम पुनः पानी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या था हमारा कि शक्कर को पीसकर चूर्ण बनाना कौन सा परिवर्तन है, तो शक्कर को पीसकर चूर्ण बनाना हमारा क्या होगा दोस्तों, भौतिक परिवर्तन होगा। आई समझ में। चलिए अब आते हैं हम लोग फटाफट से क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। वीडियो का अंत तक जरूर बनी रही दोस्तों, बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाली है। ठीक है ना, और सारे क्वेश्चंस को आप नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, कागज का जलना कौन सा परिवर्तन है। अब कागज का जलना कागज का जलना जो है ना दोस्तों हमारा रासायनिक परिवर्तन है। अब यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन ये क्यों है, भौतिक परिवर्तन हमारा क्यों नहीं है।
भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, कोई पदार्थ परिवर्तन के बावजूद भी नया पदार्थ का निर्माण नहीं करता है, उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। परंतु रासायनिक परिवर्तन जो है ना, ये परिवर्तन के बाद एक नया ही पदार्थ बनाता है, ठीक है, पूर्ण पदार्थ से बिल्कुल वो भिन्न होता है, इसलिए इसे हम रासायनिक पदार्थ परिवर्तन कहते हैं। चलिए रासायनिक परिवर्तन को हम लोग समझते हैं। क्या रासायनिक परिवर्तन? वह परिवर्तन जिसमें कोई पदार्थ पूर्णतः बदल जाता है और नया पदार्थ बनाता है जिसका गुण पूर्व के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कागज़ का जलना, लोहे में जंग लगना आदि। देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या है। कागज़ का अगर दोस्तों हम अगर जला देते हैं तो कागज़ को जलाने के बाद जो जला हुआ कागज़ है, क्या उस जले हुए कागज़ से हम पूर्ण रूप का वो जो कागज़ था उसे प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जला हुआ कागज़ से हम उसका पूर्ण रूप वाला जो है ना, पूर्व रूप वाला कागज़ हम बिल्कुल भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक लोहे से जंग लगी वस्तु जो है, क्या उस लोहे से जंग लगी वस्तु को हम पूर्ण रूप उससे दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। पूर्व का रूप हम उसे बिल्कुल नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो लोहे में जंग लगना क्या है, हमारा रासायनिक परिवर्तन है। कागज़ का जलना हमारा रासायनिक परिवर्तन है। ऐसे और भी उदाहरण होंगे जो कि हमारा रासायनिक परिवर्तन है। तो कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन क्या है कि ऐसा परिवर्तन जो कि परिवर्तन होने के बाद एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, ठीक है, पूर्ण रूप से वो बदल जाता है और उसका जो गुण है पहले पदार्थ के गुण से बिल्कुल भी भिन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन में समझ लेते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कागज़ का जो जलना है, कागज़ का जलना क्या होगा हमारा दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन होगा, ठीक है। क्लियर हो रही, समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन 9 में पूछा है निम्न में से कौन कोलाइड का उदाहरण है। अब कोलाइड क्या है इसे आप समझ लीजिए, कोलाइड, ठीक है। कोलाइड क्या होता है, चलिए कोलाइड के बारे में मैं आपको बताता हूँ। कोलाइड क्या है, यह एक विषमांगी मिश्रण है दोस्तों। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सममांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण, ठीक है। सममांगी मिश्रण किसे कहेंगे, जिसमें जो विलयन का जो अवयव है पूर्ण रूप से घुल जाता है ना, मिल जाता है पूर्ण रूप से, जैसे पानी और चीनी के मिश्रण हो गया, ठीक है, नमक और पानी के मिश्रण हो गया, ये सब क्या है, सममांगी मिश्रण है, क्योंकि इसके कण आपस में पूर्ण रूप से मिल जाते हैं। विषमांगी मिश्रण किसे कहेंगे, जो पूर्ण रूप से ना मिला हो, ठीक है। जैसे पानी और रेत का मिश्रण कर ले हम, तो पानी और रेत में जो ना, रेत पूर्ण रूप से पानी में नहीं मिलता है, ठीक है। अब आते हैं कोलाइडल को समझते हैं, कोलाइड को समझते हैं। कोलाइड क्या है, यह एक विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें एक वस्तु दूसरी वस्तु के समान रूप से परिक्षेपित होता है, परंतु यह विलयन की तरह पूर्ण रूप से घुले नहीं होते हैं। देखिए कोलाइड क्या होता है, कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें एक वस्तु दूसरे वस्तु के साथ पूर्ण रूप से क्या होता है, परिक्षेपित होते हैं, मिला हुआ रहता है, लेकिन वो विलयन का निर्माण नहीं करता। किसका निर्माण नहीं करता दोस्तों, विलयन का निर्माण नहीं करता है। ध्यान सुनिए, विलयन का निर्माण नहीं करता है, कहने का अर्थ हुआ वो किस तरह का रहेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल दूध जो है एक कोलाइड का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसके कण जो है ना आपस में पूरी तरह से मिला हुआ नहीं रहता है, ठीक है, विलयन का निर्माण यह नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल जेली को आप अच्छे से समझ लिए होंगे। जेली आप देखे होंगे तो जेली जो कि थोड़ा सा क्या होता है, चिपचिपाहट टाइप का होता है, जिसे हम हाथों से छूते हैं तो हमें सॉफ्ट टाइप का लगता है, ठीक है, सॉफ्ट टाइप का लगता है, लेकिन वो एक विलयन के रूप में नहीं होता है। जिस प्रकार पानी का जो विलयन आप देखे होंगे, पानी का विलयन वो एकदम पूरा महीन रहता है, पतला सा रहता है, पतला होता है विलयन उसका। परंतु जो दूध है, दूध का जो विलयन है वो हमारा पतला नहीं होता है, वो हमारा थोड़ा जेली टाइप का हमें लगता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल गोंद भी आप देखे होंगे, जैसे हम कोई भी चीज़ को अगर कटे फटे चीज़ों को हम क्या कहते हैं, उसको रिपेयर करने के लिए जो हम गोंद के यूज़ करते हैं, तो वो गोंद हमारे क्या है, जेली के रूप में रहता है, ठीक है, वो कोलाइड के रूप में रहता है। उसके जो कण हैं वो आपस में समान रूप से परिक्षेपित जरूर रहते हैं, यानी कि मिला हुआ जरूर रहता है, लेकिन वो विलयन की तरह पूर्ण रूप से घुले नहीं होते हैं। जैसे विलयन में कोई पदार्थ पूर्ण रूप से घुला हुआ रहता है, उस तरह पूर्ण रूप से घुला हुआ नहीं रहता है, ठीक है। तो आइए आते क्वेश्चन पे आते, क्या है हमारा क्वेश्चन कि निम्न में से कौन कोलाइड का उदाहरण है। तो कोलाइड का उदाहरण यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन ए में देख सकते हो दूध दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। दूध हमारा कोलाइड का उदाहरण है, क्योंकि इसके कण जो है ना आपस में घुले हुए जरूर रहते हैं, लेकिन विलयन की तरह पूर्ण रूप से घुले हुए नहीं रहते हैं। चलिए आते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 10 पे दोस्तों, ठीक है। एकदम अच्छे से समझ लीजिए क्वेश्चन को, और कहीं भी दिक्कत हो दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि इस नंबर का क्वेश्चन पे हमको डाउट है, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 10, दही से मक्खन को पृथक करने की सामान्य विधि क्या है। अब दही से मक्खन को कैसे हम पृथक करते हैं, इसकी विधि को समझ लेते हैं। तो दही से मक्खन को पृथक करने की सामान्य विधि, उसे हम अपकेंद्रण विधि के नाम से जानते हैं दोस्तों, ठीक है। बाष्पीकरण बिल्कुल नहीं हो सकता है, दही और मक्खन को दही को तो बाष्प हम कर नहीं सकते हैं, ठीक है। ऊर्ध्वपातन क्या है, ऊर्ध्वपातन यानी कि कोई ठोस वस्तु का भाप में परिवर्तन होना, गैस में परिवर्तन होना, उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं।
तो दही और मक्खन को तो कोई ठोस वस्तु है ही नहीं जो उत्पादन होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा ऑप्शन सी, उद्पातन विधि होगा। दही से मक्खन को पृथक करने की सामान्य विधि क्या है? अपकेंद्रण विधि है। अभी जो अपकेंद्रण वर्ड है यार, चलिए इसको हम समझ लेते हैं कि अपकेंद्रण विधि होता क्या है। चलिए देखिए अपकेंद्रण विधि क्या है। अपकेंद्रण विधि, जब किसी विलयन को तेजी से घुमाया जाता है तो मिश्रण से भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर तैरने लगते हैं। अगर हम किसी विलयन को तेजी से घुमाते हैं ना, तो उसमें जो भारी कण जो होता है वो नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, जैसे जब दूध को अपकेंद्रीय मशीन में तेजी से घुमाया जाता है तब दूध से क्रीम अलग हो जाता है। इस विधि को अपकेंद्रण विधि कहते हैं। अपकेंद्रण, चलिए आइए मैं आपको इस विधि को एक फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। चलिए देखिए, आपको एक चित्र दिख रही होगी। यहाँ पे इस चित्र में ये महिला क्या कर रही है? ये महिला दो रस्सियों के साथ है। ठीक है, ये एक रस्सी है और ये एक रस्सी है। इन रस्सी को खींच के तेजी से खींचते हुए ये जो भाग है, ये जो लकड़ी है, ठीक है, इस लकड़ी के भाग को क्या कर रही है? घुमाने का प्रयास कर रही है, घुमा रही है। ठीक है, तेजी से जब ये वाला लकड़ी घूमेगा तो क्या होगा? इसके नीचे जो आपका दही और मक्खन रखा हुआ है, ये दोनों क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ठीक है, दही और मक्खन क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। कैसे अलग हो जाएगा? जब इस लकड़ी को तेजी से घुमाया जाएगा। ठीक है, देखिए एक बार इस रस्सी को खींचेगी, एक बार इस रस्सी को खींचेगी। जब तेजी से उसको घुमाया जाएगा तो क्या होगा? जो दही के कण हैं, जो उसके भारी कण हैं वो नीचे बढ़ जाएंगे। ठीक है, और जो हल्के कण हो क्या हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा। इस प्रकार दही से मक्खन क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ये हमारे पुरानी विधि है दोस्तों। ठीक है ना, बहुत से महिलाएं जो है ना इस तरह के विधि से दही से मक्खन को अलग किया करती थी। ठीक है, अभी आधुनिक युग में क्या किया जाता है? अभी आधुनिक युग में मशीनों से किया जाता है। ठीक है ना, तो मशीन से कैसे किया जाता है? देखिए आपको मशीन का फिगर बता दें। ये हमारा एक आधुनिक उपकरण है। ठीक है, इसके माध्यम से क्या किया जाता है? इसे हम अपकेंद्रीय मशीन कहते हैं। इसके माध्यम से दही से क्रीम को अलग किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया जाता है? यहाँ पे आपको दूध को दिया जाता है और उस दूध को, हाँ ये देखिए इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, यहाँ पे वायर है। इस वायर के माध्यम से इलेक्ट्रिक से इसको तेजी से घुमाया जाता है। तेजी से घुमाते हुए क्या किया जाता है? दूध का जो हल्के कण है वो ऊपर रह जाते हैं और जो भारी कण है वो हमारे नीचे बैठ जाता है। ठीक है, तो इस विधि को हम अपकेंद्रण विधि कहते हैं और इस विधि से हम क्या करते हैं? दही से मक्खन को अलग करते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे क्या होगा दोस्तों? अपकेंद्रण विधि हमारे क्या होगा? राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। चलिए देखिए क्वेश्चन 11 क्या पूछा है? जल से तेल को निकालने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? अगर हम जल से तेल को अलग करना चाहेंगे तो हम किस विधि का उपयोग करेंगे? ठीक है, क्या ऑप्शंस क्या दिया है पढ़ते हैं। उद्पातन विधि, बाष्पीकरण विधि, कीप पृथक्करण विधि, इनमें से कोई नहीं। तो जल से तेल को अलग करने के लिए दोस्तों हम कीप पृथक्करण विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है, कीप पृथक्करण विधि। अब ये कीप पृथक्करण विधि क्या है? चलिए इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे इसे एक फिगर के माध्यम से। दोस्तों यहाँ पे आपकी कीप दिख रही होगी, है ना, ये कीप दिख रही है यहाँ पे। ये आपका क्या है? ये यहाँ मान के चलिए मिट्टी का तल है। ठीक है, यहाँ मिट्टी का तल है, ये जल है। ये जो कीप है यहाँ पे, यहाँ से क्या होगा ना, ये मिट्टी का तेल और जल दोनों ही अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, कैसे अलग होगा? देखिए यहाँ से आपका जल नीचे चल जाएगा और मिट्टी का तेल ऊपर ही रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा। यहाँ से हम मिट्टी का तेल और जल को क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। और ये जो विधि है इसी विधि का नाम है दोस्तों कीप पृथक्करण विधि। ठीक है, कीप पृथक्करण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में से क्या पूछा है? भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करने में किस विधि का उपयोग किया जाता है? भूसे से, अब भूसे से गेहूं के दानों को किस विधि से हम अलग कर सकते हैं? चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए में आपको लिखा है ओसाई विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, अपकेंद्रण विधि, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप समझ ही गए होंगे इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो सकता है दोस्तों, ओसाई विधि। ठीक है, अब ओसाई विधि है क्या? ओसाई विधि को समझते हैं। देखिए ओसाई विधि क्या है? अनाजों के छिलकों को दानों से अलग करने की विधि को ओसाई विधि कहते हैं। अनाज के जो छिलके हैं उनको दानों से अलग करने की विधि को हम क्या कहते हैं? ओसाई विधि कहते हैं। और ये विधि होता किस तरह से है? चलिए एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रही होगी। ठीक है, ये फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो महिला है, ये महिला ओसाई विधि से क्या कर रही है? भूसे से दानों को अलग कर रही है ना। किस तरह से? ओसाई विधि में क्या होता है? हवा के माध्यम से जो हल्के छिलके हैं वो हवा के माध्यम से अलग हो जाते हैं और जो दाना है वो अलग हो जाता है। ठीक है, तो इस विधि को कहा जाता है दोस्तों ओसाई विधि। तो भूसे से हम गेहूं को कैसे अलग कर सकते हैं? तो भूसे से गेहूं को हम ओसाई विधि से अलग कर सकते हैं।
आई समझ में। चलिए अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप को दोस्तों आपको समझ में आई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। क्वेश्चन 13 में आपसे पूछा है सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने में किस विधि का प्रयोग करेंगे। सोडियम क्लोराइड, दोस्तों सोडियम क्लोराइड जैसे यहाँ पे दिया, तो सोडियम क्लोराइड समझ के आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना है दोस्तों। सोडियम क्लोराइड मतलब होता है कि NaCl, और NaCl किसे कहते हैं, हम जो घरों में जो हम साधारण नमक यूज़ करते हैं उस साधारण नमक को NaCl कहा जाता है, ठीक है। तो साधारण नमक यानी कि नमक और जल के विलयन से हम कैसे नमक को अलग कर सकते हैं। देखिए कौन सा विधि अपनाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे दोस्तों, क्या हम बाष्पीकरण विधि यूज़ करेंगे, औसाई विधि यूज़ करेंगे, छानन विधि यूज़ करेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नमक और जल का मिश्रण को अलग करने के लिए दोस्तों हम यहाँ पे बाष्पीकरण विधि का उपयोग करेंगे, ठीक है। कैसे बाष्पीकरण विधि यूज़ करेंगे, ध्यान से सुनिए। जब हम नमक और पानी का मिश्रण को वाष्प करेंगे, पानी क्या हो जाएगा, भाप बन के वायुमंडल पर मिल जाएगी और नमक का कण हमारा नीचे बैठ जाएगा। तो इस प्रकार हम नमक से पानी का मिश्रण को अलग कैसे कर सकते हैं, बाष्पीकरण विधि से हम अलग कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए आते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या पूछा है, नमक से कपूर को पृथक करने की सामान्य विधि क्या है। नमक से कपूर को, कपूर एक क्या है दोस्तों, ठोस है, ठोस पदार्थ है ना कपूर। तो ठोस पदार्थ को जो है ना वायुमंडल में मिलाना यानी कि गैस के रूप में वाष्प करना, वो क्या कहलाता है दोस्तों। हमने पहला चैप्टर में जो है ना हमारे आसपास के पदार्थ में हमने पढ़ा था उत्पादन के बारे में, उसमें अगर आपने नहीं पढ़ा तो सुन लीजिए ध्यान से। उत्पादन होता है क्या है, इसका आंसर उत्पादन होगा। उत्पादन क्या होता है, कपूर का वायुमंडल में वाष्प के रूप में मिल जाना उत्पादन कहलाता है। तो नमक से हम कपूर को किस प्रकार अलग कर सकते हैं, नमक से कपूर को पृथक करने की सामान्य विधि क्या है। सामान्य विधि क्या हो सकती है, वो आपका ऊर्ध्वपातन विधि हो सकती है दोस्तों, ठीक है। उत्पादन विधि ही क्या होगा, नमक से कपूर को अलग कर सकते हैं, ठीक है। आई समझ में। नमक के क्या है, नमक छोटा कण होगा और कपूर एक बड़ा कण है। तो जब हम कपूर को नमक के साथ मिलाते हैं, कपूर को जब हम वायुमंडल में ऐसे ही खुला छोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा ना, कुछ क्षण बाद या फिर कुछ मिनट बाद, कुछ घंटे बाद वो ऑटोमेटिकली वायु में मिल जाएगा, गैस बनकर वायु में मिल जाएगा और नमक जो है ना, नमक के कण नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, नमक से कपूर पृथक हो जाएगा। और नमक से कपूर को पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन विधि कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। अच्छे से समझ लीजिए और इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा है धातु के छोटे छोटे टुकड़े को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने में आप किस विधि का प्रयोग करेंगे। धातु के छोटे टुकड़े को कार के इंजन ऑयल हो या फिर किसी भी ऑयल में अगर हम धातु के छोटे टुकड़े को डाल देते हैं तो उसको हम कौन सा विधि से उस तेल से हम अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान सुनिए, उसे हम अलग कर सकते हैं तो वो है हमारा क्या, छानन विधि, ठीक है। बाष्पीकरण विधि यहाँ पे नहीं हो सकता दोस्तों, आप भी समझ पा रहे हैं कि बाष्पीकरण विधि नहीं हो सकता। बाष्पीकरण विधि मतलब क्या होना कि वाष्प करना, क्या हम तेल को वाष्प कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं वाष्प कर सकते हम तेल को, ठीक है। ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या हुआ कि वायुमंडल में मिल जाना, वायुमंडल में गैस में परिवर्तन हो जाना। क्या तेल गैस में परिवर्तन हो सकता है, वायुमंडल में मिल सकता है गैस परिवर्तन होके, बिल्कुल नहीं। और ऑप्शन डी तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा राइट आंसर, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। छानन विधि के माध्यम से हम लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को तेल से अलग कर सकते हैं, चाहे वो कार के इंजन ऑयल हो या फिर कोई भी तेल हो, ठीक है ना। वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, छानन विधि से हम उसको अलग कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में से पूछा है चाय से चाय पत्ती को पृथक करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। ये बहुत ही साधारण सा सवाल है। आप देखे होंगे घर में जब आप चाय बनाते हैं, ठीक है, या फिर हमारे माता जी अगर चाय बनाती हैं तो क्या करती हैं, चाय को अलग करने, चाय पत्ती को अलग करने के लिए छानती है ना, एक छानने का एक वस्तु होता है उससे छान लेती है। तो इसका क्या होगा, इसका ऑप्शन छानन विधि से, ठीक है। चाय से चाय पत्ती को किस विधि से अलग कर सकते हैं, हम छानन विधि से अलग कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे क्या है, बालू से लोहे की पिनों को पृथक करने में कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। अब बालू और लोहे के पिन को हम मिला दिए, अब लोहे के पिन हमें नहीं पता कि कहाँ पे है, कैसे हम निकाल पाएंगे। क्या हम बाष्पीकरण विधि यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। क्या बालू वाष्प हो सकता है, बिल्कुल भी संभव नहीं है, ठीक है। बाष्पीकरण विधि यहाँ पे हमारा नहीं होगा। छानन विधि, क्या हम बालू को छान के हम पिन को अलग कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। कितना छानेंगे, छानने में आप परेशानी हो जाएगी, बहुत से बालू को तो आप छान भी नहीं सकते, ठीक है। चुंबकीय पृथक्करण विधि, ये हमारा राइट ऑप्शन लग रहा है, ऑप्शन सी हमारे क्या होगा, राइट आंसर होगा, चुंबकीय पृथक्करण विधि। इस विधि से क्या करेंगे हम, अगर हमारे पास एक चुंबक है, ठीक है, तो चुंबक जैसे ही हम बालू के साथ नीचे ले जाएंगे तो बालू में जो खुले जो पिन है
वो ऑटोमेटिकली चुंबक में चिपक जाएंगे, क्योंकि पिन क्या है, पिन धातु का बना होगा, ठीक है। और वो पिन जैसे ही चिपक जाएंगे चुंबक में तो वो बालू से अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो बालू से लोहे की पिनों को हम कौन सी विधि से अलग कर सकते हैं, चुंबकीय पृथक्करण विधि से हम अलग कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है, पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है। अब पुष्प की पंखुड़ियों से निचोड़, अब देखिए दोस्तों ये कौन सा विधि है, क्या बाष्पीकरण विधि है, ऊर्ध्वपातन है, क्रोमेटोग्राफी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। पुष्प के पंखुड़ियों से विभिन्न रंजक यानी रंग, पुष्प के पंखुड़ियों से रंग को हम कैसे अलग कर सकते हैं। दोस्तों हम लोग जो जितना भी रंग यूज़ करते हैं, जितने भी कलर यूज़ करते हैं, वो कलर बनता कैसे है, वो जो पुष्प के पंखुड़ियों से बनता है। पुष्प पंखुड़ियों को क्या किया जाता है, उनको निचोड़ा जाता है, उनका रस निकाला जाता है, रसों को अलग करके रंगों का तैयार किया जाता है, ठीक है। उस रंगों को तैयार करने की जो विधि है उससे दोस्तों कहते हैं क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी क्या है थोड़ा समझ लेते हैं क्रोमेटोग्राफी के बारे में। क्रोमेटोग्राफी इस विधि का प्रयोग पुष्प के पंखुड़ियों से रंगों को अलग करने के लिए किया जाता है। जितने भी हम कलर्स यूज़ करते हैं, जितने भी कलर हम यूज़ करते हैं हमारे डेली लाइफ में, ये सारे कलर जो है ना दोस्तों पुष्प के पंखुड़ी से बनता है। और कैसे बनता है, उनका पूरा निचोड़ा जाता है, उनका रस अलग किया जाता है पुष्प के पंखुड़ियों से, और उससे क्या जाता है, उस रस को कलर में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार पुष्प के पंखुड़ियों से रंजकों को अलग करने की विधि को हम क्या कहेंगे, क्रोमेटोग्राफी कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप समझ ही गए होंगे, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए आते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा है, पेड़ को काटना कौन सा परिवर्तन है। एकदम बहुत ही आसान सवाल है, आप समझ ही गए होंगे पेड़ को काटना कौन सा परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। तो पेड़ को काटना भौतिक परिवर्तन है दोस्तों, यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन की बात नहीं की जाएगी, ठीक है। क्योंकि एक पेड़ के काटने के बाद हम उस पेड़ के डाली से दूसरे पेड़ का निर्माण कर सकते हैं, उसी के जैसे उसी के गुण वाले हम दूसरा पेड़ का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप समझ ही गए पेड़ को काटना कौन सा परिवर्तन हो सकता है, भौतिक परिवर्तन होगा हमारा पेड़ को काटना, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और अमेजिंग, आई होप कि क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, ठीक है, अच्छे से समझ भी आई होगी। लास्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं हम लोग, क्या लिखा है, अलमारी में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है। तो अलमारी में जंग लगना क्या होगा हमारे दोस्तों, जंग लगना हमारा एक रासायनिक परिवर्तन है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, रासायनिक परिवर्तन। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें कंप्लीट होता है, ठीक है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको बहुत अच्छी से समझ में आई होगी, ठीक है, जितने भी हमने बताया है। कुछ भी दिक्कत आपको हुई है कुछ भी क्वेश्चंस में, आप मुझे कमेंट करके क्वेश्चन का नंबर बता सकते हैं कि यहाँ आपको समझ में नहीं आई होगी। मैं अब फिर से कोशिश करूँगा नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में मैं इसको फिर से आपको समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी है दोस्तों तो वीडियो को आप जरूर लाइक करें, और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो शेयर करें दोस्तों। जितने भी विद्यार्थी हैं क्लास 9 के, आपके रिलेटिव हैं में या फिर आपके फ्रेंड्स में, जरूर इस वीडियो को तक शेयर करिए ताकि उनको भी हेल्प मिले आपके उनके आने वाले एग्जाम और आपके आने वाले एग्जाम के लिए, ठीक है। दोस्तों आज का सेशन इतना तक ही रखेंगे, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, वो चैप्टर 3 में मिलेंगे, ठीक है। दोस्तों आप आज का वीडियो इतना तक रखते हैं, अब विदा लेंगे। आप लोग अच्छे से अपना तैयारी करिए और सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी ओर से। थैंक यू एवरीवन।